लास्ट क्लास हम लोग बोर मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे थे। उसके हमने पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे, देखा था बोर ने क्या क्या बताया है हमारे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, और उसकी जो एप्लीकेशंस है उसको पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। और जो पहली एप्लीकेशन हमने उसकी देखी थी कि जो रेडियस है, जिस ऑर्बिट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस अगर हमें निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालते हैं, ये हमने कल सीखा था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट उसी के साथ ही उसी टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। एक एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी, दो एप्लीकेशंस और हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम क्या थी देखते हैं। एक हमने कल पढ़ ली थी, सेकंड आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक तो हमने ये देखा कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी रेडियस कैसे निकाली जाती है। आज हम देखेंगे कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके घूमने की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, किस स्पीड के साथ वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जैसे कि हमने रेडियस के लिए एक फॉर्मूला सीखा था, उसी फॉर्मूले को आपने याद रखना था, और उसी तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है। उसकी डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, वो ना तो हमारे सिलेबस में है, ना ही हमें करने की जरूरत है, ना ही आपसे कहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे। तो वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन का तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 into 10 raised to the power 6 z by n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर z और n क्या है आपको मालूम होगा, कल भी हमने इसको यूज किया था। z क्या होता है, यहाँ पर z इज एटॉमिक नंबर एंड n जो है इन विच शेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है, वो हो जाएगा हमारा n, यानी कि फर्स्ट शेल में प्रेजेंट है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकंड में है तो 2, थर्ड में है तो 3 एंड सो ऑन। ठीक है, और z हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पास वेलोसिटी से रिलेटेड। देखो ऐसे आपको सीधा वेलोसिटी निकालनी भी आ सकती है, या फिर इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से हम एक और भी इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो जो हमने रेडियस निकालनी सीखी थी वो और वेलोसिटी वाला कंसेप्ट अगर दोनों को हम मिक्स कर दें तो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें मालूम है सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब ये जो रिवॉल्व कर रहा है अगर इसकी रेडियस हमें मालूम है, ठीक है, रेडियस अगर हमें मालूम होती है और बोर ने ये भी बता दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अगर रेडियस मालूम है तो इस सर्कुलर पाथ की क्या हम सर्कमफ्रेंस मालूम चला सकते हैं। सर्कमफ्रेंस मतलब ये जितना एरिया, जितना ये पाथ कवर करेगा एक चक्कर में, क्या वो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है वो हम कैसे निकालेंगे। आप सभी ने पढ़ा छोटी क्लासेस में कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैसे निकाली जाती है, 2 पाई r, ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जितना ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन ने उतना ही पाथ यहाँ पर ट्रेवल किया है एक सर्कल कंप्लीट करने में, यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इतना पाथ वो कवर करेगा। जितनी इस ऑर्बिट की रेडियस होगी उस अकॉर्डिंग हम ये पाथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है। ठीक है, अब अगर हमें ये पता हो कि इलेक्ट्रॉन कितना पाथ चला है और उसके साथ साथ ये भी पता हो कि किस वेलोसिटी से चला है, तो क्या हम टाइम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हमें सबको मालूम है स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस मालूम है तो हम टाइम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, अगर हमें उसकी रेडियस का पता होगा तो हम
2πr यूज करके ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और जो स्पीड है स्पीड को हम इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन, नोट कीजिएगा। How much time will an electron take to complete one revolution in second orbit of helium ion? ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास। क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल एन इलेक्ट्रॉन टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। ठीक है, तो हीलियम आयन है आपके पास और सेकंड ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, आपको बोल रहा है कि एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में वो टाइम कितना लगेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया कि टाइम कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बाय स्पीड, आप सभी को मालूम है। ठीक है, और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर हमें उसका रेडियस मालूम हो तो हम डिस्टेंस इजीली सर्कमफ्रेंस और सर्कल वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। और Z और N ये दोनों हमारे पास ऑलरेडी है पड़े। कैसे हैं, देखो हीलियम जो है, हीलियम के लिए Z क्या होता है, 2 होता है, वेरी गुड। और इसके लिए N क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, हाउ मच टाइम विल एन इलेक्ट्रॉन टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन सेकंड ऑर्बिट। यहाँ पर आपको एक्साइटेड स्टेट नहीं दिया है कंफ्यूज करने के लिए, सीधा बोल रहा है कि सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सिंपली N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। N भी 2 है, Z भी 2 है। ठीक है, बस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। टाइम टेकन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 2πr लगा करके, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 या फिर 22/7। और जो R है, R कैसे निकालते हैं, कल हमने पढ़ा था 0.539 इंटू, आगे क्या था याद है, 0.539 इंटू n स्क्वायर बाय z, ये फॉर्मूला था हमें रेडियस कैलकुलेट करने का, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर हमें, 2.18 इंटू में z बाय n। ठीक, बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे, z और n को पुट कर दीजिए, और दोनों ही क्या दे रखे हैं हमें, 2 दे रखे हैं, तो पुट करेंगे 2 इंटू में 3.14 इंटू 0.539 इंटू में 2 करेंगे, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, बाई में z क्या दे रखा है 2, और नीचे आ जाएगा 2.18 इंटू में z भी 2 है और n भी 2 है, दोनों चीजें 2 हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी चीजों को यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतना कम समय लगता है एक इलेक्ट्रॉन को एक चक्कर लगाने में। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है हर जगह पर सेम ही टाइम लेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ऑर्बिट है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से वेलोसिटी का कंसेप्ट और रेडियस का कंसेप्ट दोनों को मर्ज करके भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूलाज बेसिकली याद होने चाहिए, जो वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, बट जब भी कहीं पर आप एग्जाम देने जाएं तो ये फॉर्मूलाज जो हैं इनको जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कॉपी करेंगे इसको, फिर उसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन देखते हैं।
नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन जो है इसकी, दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन जो है वो हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं बोर मॉडल की एप्लीकेशन से। कैसे करेंगे उसके लिए भी, जैसे हमने अभी रेडियस और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला देखा, वैसे ही एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, कौन से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन है, उन सब चीजों पर डिपेंड करेगा कि उसकी एनर्जी कितनी होगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो उसकी एनर्जी सेम होगी, डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंट कहां पर है, किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिट में है। हर किसी की एनर्जी जो है वो अलग अलग होती है। ठीक, तो यहां से हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला इज -13.6 into z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास, z और n वही रहेंगे। z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर और n क्या हो जाएगा हमारा कि कौन से ऑर्बिट के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इस यूनिट के अंदर निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एक और भी है, अगर आपको जूल पर एटम में निकालना है तो उसके लिए आप दूसरा फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला है -21.69 into 10⁻⁻19 into z square by n square जूल पर एटम। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं एज इट इज। इसको याद करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर डेरिवेशन भी इनकी करेंगे, ये फॉर्मूलाज कहां से आए हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हो जाएंगे आपके। एक एक फॉर्मूले की काफी लंबी चौड़ी डेरिवेशन हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है बस। ठीक है, इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज ये कि एनर्जी जो है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती है, तो यहाँ पर हमने नेगेटिव क्यों लगाया है। देखो नेगेटिव यहाँ पर सिर्फ इतना सिग्निफाई करता है कि जो हमारा यहाँ पर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन न्यूक्लियस की तरफ होने के कारण बस इसके आगे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। तो कोई इसका ये मत समझ लेना नेगेटिव साइन लगा तो एनर्जी नेगेटिव में हो जाएगी, बस ये कुछ सिग्निफाई करता है। ठीक है, और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हमने देखना है कैसे कैलकुलेट करते हैं हम एनर्जी को। और वो देखने से पहले एक चीज और यहां पर जान लीजिए कि एनर्जी जो है बेसिकली टोटल एनर्जी अगर आप देखो तो वो क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज हमने देख पढ़ी है पहले भी छोटी क्लासेस में कि टोटल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या और भी कई सारी एनर्जी जिसमें हो सकती है, तो बेसिकली हम इन दोनों एनर्जीज को ही यूज करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको कई बार क्या होगा, एनर्जी दे देगा और आपसे पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी बताओ या पोटेंशियल एनर्जी बताओ। ठीक है, तो वहां पर आपको एनर्जी, टोटल एनर्जी और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे वो, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी को मैं ई से डिनोट करूं तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई। बात समझ में आई, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के अंदर ये रिलेशन है। कई बार क्या होगा, आपको टोटल एनर्जी दे देगा, पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो वहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, और दूसरा, अगर काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन देखें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 times of kinetic एनर्जी, 2 times of total energy। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 times of total एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन देखो तो वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 times of काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। कई बार शॉर्टकट्स में आपको यूज होते हैं, कई बार आपको बोल देगा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। अगर आपके पास टोटल एनर्जी होगी तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
नॉर्मली हम काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन लगाते हैं, हाफ mv², पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, और उसको हमें यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर टोटल एनर्जी मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी मालूम है तो भी आप बता सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज होगी, बार बार आपको काम में आएगी। तो इस पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चन देखें तो देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या बोल रहा है आपको, if the total energy of an electron is minus 1.51 electron, क्वेश्चन है if total energy of an electron is 1.51 electron volt per atom, माइनस लगा है N and hydrogen atom, then find out देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपको, इफ टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी टोटल एनर्जी आपको दे रखी है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इन द हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो कई बार क्या होता है, अगर ये रिलेशन आपको नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चन ही छोड़ाएंगे, सोचेंगे भाई एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के अंदर क्या रिलेशन है, सिर्फ आपको साइन बदलना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी क्या दे रखी है 1.51, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलो बात समझ में आई। और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, टू टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है, तो वहां पर आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी है माइनस 1.51 वोल्ट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा आपके पास 2 5 5 10 3.02 माइनस 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये आ जाएगा माइनस 3.02 सॉरी 2.02, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर 2.02 आपके पास आ जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी का आंसर। ठीक है, तो अगर आप टोटल निकालोगे तो टोटल एनर्जी वही आ जाएगी 1.51 वोल्ट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये सिंपल फॉर्मूलाज को यूज करके आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और काफी काम की चीज है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल में नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। देखो हमने लास्ट क्लास में स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो देखी थी तो उसमें आपको याद होगा कि स्पेक्ट्रा क्या चीज होती है।
ठीक है, स्पेक्ट्रा क्या होता है, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, क्या काम आता है, ये सब मैंने आपको बताया था उस क्लास में। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसमें क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा नोट करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा नोट जब करते हैं उसके बाद किस तरीके का स्पेक्ट्रा आता है उसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसके बाद बोर ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो पहले तो देखते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा आता किस तरीके से है, फिर बोर ने कैसे उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में देखा था कि जो स्पेक्ट्रा हम नोट करते हैं किसी का तो वो किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है, तो इसका स्पेक्ट्रा हम कैसे नोट करेंगे। देखो, सबसे पहले इसके लिए जो सेटअप लगाते हैं कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। देखिए, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं हम यहाँ पर, जिसमें कैथोड एनोड दो टर्मिनल बना लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है हम अपनी हाइड्रोजन गैस को फिल कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एक डिस्चार्ज ट्यूब में हमने भर ली और इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और हाई वोल्टेज इसको हम सप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका हमने प्रेशर काफी लो किया हुआ है, यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दिया है और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एट लो प्रेशर है। ठीक है, सो हियर हाइड्रोजन इज एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज हम इसको सप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में किया था, तो हमने वहां पर देखा था कि वैसे तो गैसेस जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट स्टिल अगर हम क्या करें, जो अंदर गैस भरी है उसका प्रेशर काफी लो कर दें और वोल्टेज काफी हाई रखें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जब कराई हमने तो क्या हुआ, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये क्या करेगी, ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब ये जब ग्लो करी तो ग्लो करेगी, कुछ इसमें से रेडिएशन निकलेगा और जो रेडिएशन निकलता है उसकी सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, सर्टेन वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो जो रेडिएशन यहां से निकला, जैसे यहां से मान लो कई सारी जो है रेडिएशन निकल रही है इस डिस्चार्ज ट्यूब में से। अब जो रेडिएशन निकल रही थी हमने क्या किया, इसके आगे एक स्लिट लगा दिया और ये रेडिएशन जब इसमें से पास हुई तो हमने क्या किया, इसके आगे एक प्रिज्म रख दिया। जैसे हमने पहले स्पेक्ट्रा को नोट किया था वही है, बस जो हमारा हाइड्रोजन है वो गैसीय फॉर्म में, इसलिए इसको हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया। ठीक है, अब ये जो प्रिज्म से पास हुआ, पास होने के बाद जब ये हमारे पास हमने स्पेक्ट्रोग्राफ, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ, जो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर जो था हमने कई सारी लाइंस इसकी नोट करी स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर, जो इसका स्पेक्ट्रा देखा उसमें बहुत 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 सारी लाइंस थी। तो ये जब पूछा गया रदरफोर्ड से कि भाई बताइए जरा ये स्पेक्ट्रा क्या चीज है, कैसे ये इतनी सारी लाइंस आ रही हैं यहाँ पर, तो वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर बोहर ने इसको एक्सप्लेन किया था काफी अच्छे से, तो उसको हम देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि ये जो लाइंस आई थी वो कैसी आई थी, किस तरीके से अरेंज थी, उसके बाद देखेंगे कि वो लाइंस क्यों आती हैं और उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले इस स्पेक्ट्रा को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रा था, स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके से था। देखो, कुछ इस तरीके से लाइंस हमें वहां पर दिखाई दी। क्या दिखाई दे रहा है हमें इसमें कि कुछ लाइंस है, फिर बीच में कुछ गैप है, जो कि डार्क कलर का गैप आया था यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ लाइंस है, बीच में गैप है, फिर कुछ लाइंस है, फिर गैप है, फिर कुछ लाइंस है, फिर गैप, लाइन, गैप, इस तरीके से था। ठीक है, और ये जो सबसे पहली यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पर ये सबसे नीचे होगी, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से आगे बढ़ा। ठीक है, अब ये हमने नोटिस करी कि ये जो सारी हमारे पास नजर आ रही है आपको जो स्पेक्ट्रा नोट किया हमने, इन सभी की जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, और वेवलेंथ भी डिफरेंट है, और साथ में ये हमने नोटिस किया कि जो पहली यहाँ पर ये ग्रुप हमें नजर आ रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस का, इसमें जो पहली लाइन थी ये जो है यूवी रीजन के अंदर लाई करती है।
ठीक है, हमने एक वो पढ़ा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो स्पेक्ट्रम पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें हमने देखा था बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स होती हैं। तो जो पहली यहाँ पर हमें ग्रुप नजर आ रहा था लाइंस का, वो यूवी रीजन के अंदर लाई कर रहा था। दूसरा जो है ये वाला जो है ये लाई कर रहा था हमारा विजिबल रीजन में, ठीक है। और लास्ट की जो ये सारी तीन आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये जो है आपको इंफ्रारेड रीजन के अंदर दिखेगी, ठीक। और ये जो ग्रुप ऑफ लाइंस हैं, ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इनको हमने जैसे ये पहले आ रही है तो इसको कुछ और नाम दे दिया, ये इसको कुछ और नाम दिया, इसको कुछ और, हर किसी को एक एक हमने नाम दे दिया है। तो क्या नाम दिया? ये जो पहला ग्रुप यहाँ पर हमें नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। पहली हो जाएगी लाइमन, दूसरी हो जाएगी बाल्मर सीरीज, तीसरी जो आती है, तीसरी को हम बोलते हैं पास्चन सीरीज, और चौथी जो आती है यहां पर इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, और पांचवी जो आती है इसको बोलते हैं हम पी फंड सीरीज, ठीक है। तो पांचों के अलग अलग नाम हैं, इसको आपको सीरियल वाइज ही याद रखना है, ऐसे नहीं कर सकते कि पांच हैं आगे पीछे आप याद कर लेंगे, नहीं। जो पहली है उसको लाइमन बोलेंगे, दूसरी बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड, तो लाइन वाइज ही इसको याद रखना है, ठीक है। और जो हमारी लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज ये भी आप याद रखें तो बहुत अच्छा है आपके लिए कि लाइमन सीरीज जो है वो यूवी रीजन के अंदर लाई करती है, बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में लाई करती है, और जो पास्चन, ब्रैकेट और पी फंड है ये सारी इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करती है, ठीक। अब बोर ने इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई ये जो है डिफरेंट लाइंस क्यों आ रही हैं हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में, तो उसने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका नेक्स्ट देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो है बोर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, उसने क्या बोला, वो बोला कि जो हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, क्या करता है। देखो सबसे पहली चीज तो उसको हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कैसे इसने एक्सप्लेन किया। तो देखो हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। क्या बोला बोर ने, बोर कहता है कि जैसे ही कोई सर्टन वेव या सर्टन कोई फ्रीक्वेंसी की कोई भी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल के अंदर एक्साइट हो जाता है, ठीक है। क्या बोला, जैसे हाइड्रोजन हमारे पास कहीं पर भी प्रेजेंट है, हमने क्या किया, जैसे अभी हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या किया था, उसके ऊपर हमने हाई वोल्टेज डाली थी, लो प्रेशर रखा था, और बाहर से सनलाइट भी उसके ऊपर पड़ रही थी, तो कुछ भी एनर्जी जो है आसपास से वो उसने एब्जॉर्ब करी, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल के अंदर एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। हमने पहले भी समझी है ये चीज कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए अगर हायर एनर्जी ऑर्बिट में अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो कैसे जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब करी और वो हायर एनर्जी लेवल के अंदर एक्साइट हो गया, ठीक। और अब डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है। अगर तो थोड़ी बहुत एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो मान लिया कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। अगर थोड़ी ज्यादा कर ली तो अगले में चला जाएगा, और ज्यादा कर ली तो और अगले में चला जाएगा। इस तरीके से हायर एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो जाता है, और डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर कि कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस अकॉर्डिंग वो उसी एनर्जी लेवल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब क्या बात होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है मान लो इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है अब यहाँ पर, और एक चीज और जान लीजिए, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है यानी कि हायर एनर्जी लेवल में होता है, ये स्टेट ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। स्टेबल नहीं होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है। अब वापस जब ये ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है तो अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर प्रेजेंट है तो इसको ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इसके पास दो ऑप्शन है, क्या, या तो ये डायरेक्ट
सीधा थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, या फिर क्या करें थर्ड से पहले ये सेकंड में आए फिर सेकंड से फर्स्ट में। दो ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर तो ये डायरेक्ट यहां से यहां पर मूव करता है हायर एनर्जी लेवल से, जब लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज कर देगा, ठीक है। हमने पढ़ी है ये चीज कि अगर लोअर एनर्जी लेवल से कोई हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में आएगा वहां पर एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। अब इसके पास वापिस आने के ऑप्शन बहुत सारे हैं, अभी तो ये सेकंड में गया है, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी जा सकता है, फिफ्थ में भी जा सकता है। मान लो फिफ्थ में प्रेजेंट है तो फिफ्थ से फर्स्ट में आने के लिए ऑप्शंस देखो कितने ज्यादा हो गए, और जिस अकॉर्डिंग वो वापिस आएगा उसी अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा उसमें से एनर्जी कितनी निकलती है, उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, ठीक है। तो बोर ने कुछ इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। अब देखो इसका जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है, एग्जैक्ट, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ये सब कैसे आती हैं उसको भी हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसको मैं ड्रॉ कर, तो देखिए कुछ इस तरीके से है। ये जो फर्स्ट यहां पर मैंने लाइन लगाई है ये है हमारे हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके हायर एनर्जी लेवल में कहीं चला गया, ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो यहाँ पर इस फॉर्म में है उसको हमने लाइंस की फॉर्म में यहाँ पर बना दिया, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जंप करके मान लो इस शेल के अंदर चला गया, अब यहां से जब वापिस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में तो उसके पास नंबर ऑफ ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं कैसे कैसे वो नीचे आ सकता है, ठीक है। तो देखो मान लो इस शेल के अंदर वो चला गया तो इसके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि वो डायरेक्ट फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के अंदर पहुंच जाए, ठीक है। या फिर क्या करें, इससे पहले इसमें आए फिर यहां से सीधा नीचे आ जाए, ठीक है। या फिर इससे पहले इसमें आए फिर नीचे आ जाए, या फिर इससे इसमें आए फिर नीचे आ जाए, इससे इसमें आए फिर नीचे आ जाए, या इससे इसमें आए फिर नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये ऑप्शन बन जाएंगे। तो जो पहली यहां पर हमें स्पेक्ट्रल लाइन ये नजर आती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइनमैन सीरीज, ठीक है। जहां पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 7th ऑर्बिट से जंप करके ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो पहली जो एक ग्रुप ऑफ लाइंस यहाँ पर हमें नजर आ रही है वो क्या है, लाइमन सीरीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके ग्राउंड स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। या फिर दूसरी सीरीज जो यहाँ पर बनेगी वो ये बनेगी कि यहां से ये आए आपका सेकंड में, फिर बनेगी ये लाइन, फिर आ जाएगी ये, ठीक है। ये जो दूसरी नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन के बाद क्या बोला था हमने, बाल्मर सीरीज, ठीक है। या फिर और क्या क्या ऑप्शन बनेंगे कि ये पहले सेकंड की बजाय यहां से आ जाए इधर, लाइमन बाल्मर, उसके बाद क्या आई थी, पास्टन सीरीज, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, ये बन जाएगी ब्रैकेट सीरीज, और ये जो है लास्ट वाली ये बन जाएगी आपकी पिनपॉइंट, ठीक है। तो इस तरह आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस यहां पर नजर आ जाती हैं, और इस तरीके से इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये इसकी ग्राउंड स्टेट, इस तरीके से अगर आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जंप करके चला गया कहीं हायर एनर्जी लेवल में, तो ग्राउंड स्टेट में वापस आने के लिए उसके पास बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शन हैं। तो जिस अकॉर्डिंग वो ग्राउंड स्टेट में पहुंचेगा, हर बार वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशन को एमिट करेगा। तो वही हमने उसके स्पेक्ट्रा के अंदर नोट किया, ठीक है। और जो बोहर है उसने काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद कितनी नंबर ऑफ लाइंस ये यहाँ पर आती हैं, इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी लाइन की क्या वेवलेंथ होती है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको बना लीजिए और कल मिलते हैं।